नमस्कार मित्रों। आज हमारा कंटेंट केंद्रित है पश्चिम बंगाल पर। बांग्लादेश के रास्ते पर क्या पश्चिम बंगाल जा रहा है, इसको लेकर के आज हम एनालिसिस करेंगे। पिछले कुछ वर्षों की घटनाएं बहुत चिंतित करने वाली हैं। जब से टीएमसी की सरकार आई है, एकाएक घटनाएं बढ़ गई है। हम बहुत पुरानी चीजों को लेकर के नहीं चलेंगे। 2021 और 22 में जनवरी और जून के बीच के अगर हम आंकड़े देखते हैं तो 18 महीने में ही सामुदायिक हिंसा के 65 से अधिक मामले दर्ज किए गए और 2021 की पहली छमाही में देखें तो 30 मामले दर्ज हुए। 2022 की अगर पहली छमाही को हम देखते हैं तो वहां भी 35 केस रजिस्टर्ड पाए जाते हैं। आप जानते हैं कि बंगाल का चुनाव 2021 में जब हुआ था और टीएमसी पार्टी जीत गई थी, उसके जीतने के बाद एक बड़ी हिंसा फैली थी। चुन चुन करके भाजपा समर्थक और भाजपा के जो वोटर थे, वोट देने वाले, लाखों हिंदू प्रभावित हुए। लूट, हत्या, बलात्कार, आगजनी का इतना बड़ा तांडव हुआ कि लाखों की संख्या में लोग अपना घर बार छोड़ करके पड़ोसी राज्यों में, विशेष रूप से आसाम की ओर भाग गए थे और बहुत सारे लोग अभी भी लौट करके नहीं आए हैं। टिब्रेवाल की एक दायर हलफनामे में कहा गया है कि उन्होंने ऐसी संख्या 303 बताई है जो नहीं लौट पाए हैं, लेकिन कुछ लोग 1500 से 2000 बताते हैं, जबकि मैं समझता हूं ये आंकड़े इससे भी कहीं ज्यादा है। लोग डर के मारे अभी भी उन क्षेत्रों से, विशेष रूप से जहां हिंदू अल्पसंख्यक है, अभी भी वहां लोग वापस नहीं जा रहे हैं। हत्या, बलात्कार, आगजनी और पलायन की एक बड़ी लंबी दास्तान है बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। पिछले लोकसभा चुनाव में भी ये देखने को मिलता है। उत्तर कूच बिहार के इलाका हो या उत्तर 24 परगना का इलाका हो, उसकी जो बसीरघाट लोकसभा क्षेत्र रहा हो, दक्षिण 24 परगना में भी जंगल महल का जो क्षेत्र है, उसका जो झारग्राम आदि एरिया है, इन सब में भी लोगों को टारगेट किया गया। लोगों को वोट देने से अगर रोकने का प्रयास होगा, वोट देने के नाम पर उनको दंड देने का प्रयास होगा, भयभीत करने का प्रयास होगा, तो भला कैसे लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। और ये जो छद्म राष्ट्रवादी हैं, गांधीवादी लोग हैं, बैठे हुए हैं दिल्ली में, ये क्या हवा में सरकार बनाएंगे? जब ये अपने वोटरों को सुरक्षित नहीं कर सकते, जनता को सुरक्षित नहीं कर सकते और बड़ी संख्या में लोग वोट देने नहीं जाएंगे, उनको डराया धमकाया जाएगा, वोट देने के बाद भी उनको बख्शा नहीं जाएगा, तो मैं नहीं समझता हूं कि वहां इस प्रकार की चीजें रुक पाएंगी। सामूहिक गैंग रेप की घटनाएं, संदेश खाली इतना चर्चित रहा है। आप सब जानते हैं कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके गुर्गों ने संदेश खाली में क्या दुर्दशा किया था महिलाओं के साथ। अभी महिला डॉक्टर जो आरजी मेडिकल कॉलेज का मामला आया है, अभी भी वो बवाल चल रहा है, आंदोलन चल रहा है और राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा है। केवल बंगाल तक सीमित नहीं है, दूसरे राज्यों में भी जो चिकित्सा जगत से जुड़े हुए लोग हैं और जो भी सामाजिक क्षेत्रों में लोग हैं, सभी चिंतित हैं कि इस तरीके से देश कैसे चलेगा कि एक महिला डॉक्टर को गैंग रेप किया जाता है, उसकी बड़ी क्रूरता के साथ, निर्ममता के साथ हत्या की जाती है। ये सब चीजें हो रही है पश्चिम बंगाल में और पिछले कई वर्षों से ये लगातार चल रही है। अब हम देखते हैं कि इसके कारण क्या है। देखिए, जहां जहां ये घटनाएं होती है या बड़ी संख्या में हो रही हैं, सबसे बड़ा कारण निकल के आता है डेमोग्राफी का। मैं बार बार इसकी चर्चा करता हूं। 2021 में जनगणना नहीं हो पाई है, 2011 में जो जनगणना हुई थी, उस जनगणना में जो भारत सरकार या
आधिकारिक जो वेबसाइटों पे तमाम चीजें मिलती है, उसमें एक बड़ी चिंता वाली बात यह है कि मुस्लिम डोमिनेंस एरिया पश्चिम बंगाल में तेजी से बढ़ रहा है और 3 जिले तो मुस्लिम बाहुल्य सरकारी आंकड़े में 2000 एक प्रकार से 11 में हो चुके हैं। मुर्शिदाबाद में 66% से ऊपर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, जो टोटल उस जिले की जनसंख्या का 47 लाख है, जबकि वहां हिंदू 23 लाख के आसपास है। मालदा 50% ऊपर निकल गया, लगभग 51-52% मुस्लिम आबादी है, 20 लाख मुस्लिम, लगभग 18 लाख के आसपास, 19 लाख के आसपास हिंदू क्षेत्र है। उत्तर दिनाजपुर की बात करें तो ये भी 50% निकल गया है, 15 लाख हिंदू और 13 से 14 लाख तक, 15 लाख मुसलमान और 13 से 14 लाख वहां हिंदू हैं। ये 2011 की जनगणना है और उसको अगर उसी पर हम भरोसा करें तो बहुत सारे ऐसे जिले हैं जो चुनाव की दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से चुनाव को प्रभावित करने की स्थिति में है, निर्णायक स्थिति में है। चाहे वो दक्षिण दिनाजपुर का मामला हो, 25% के आसपास उनकी आबादी है। दक्षिण परगना जो 24 परगना है, वहां भी 35 से 36% की आबादी है। उत्तर 24 परगना को भी देखें तो वहां भी 26% की आसपास आबादी है। बीरभूम में भी 37% सुपर आबादी है। वर्धमान की आबादी भी 21% हो गई है। नादिया की आबादी भी 26 से 27% तक है। हावड़ा की आबादी भी 26% से ज्यादा है। कूच बिहार की आबादी भी 26 से 27% तक है। और जो कोलकाता है, जो राजधानी है पश्चिम बंगाल का, उसकी आबादी भी 21 से 22% 2011 की जनगणना में है, 20% 60। एक पांचजन्य की रिपोर्ट देखा था, उन्होंने असेसमेंट किया था, शायद उसके बाद की परिस्थितियों का असेसमेंट था उनका, और उन्होंने कहा था कि मुर्शिदाबाद की आबादी 70% के आसपास है, 69.5। मालदा की आबादी 53 से 54% तक पहुंच गया है। उत्तरी और दक्षिणी दिनाजपुर 40% पहुंच गया है। उत्तर और दक्षिण 24 परगना भी 36% से ऊपर निकल गया है। हावड़ा भी 30% के ऊपर है और नादिया भी 26 से 27% पहुंच गया है। ये सारे डिस्ट्रिक्ट एक प्रकार से बड़ी डेमोग्राफी परिवर्तन के कारण चर्चा में रहते हैं। मालदा का जो कालिया चक है, जो बड़ा चर्चा में रहता है, वो मिनी अफगानिस्तान कहा जाता है। वहां एक प्रकार से ऐसा लगता है जैसे मुजाहिद कल्चर हो, नकली नोटों का व्यापार हो, घातक हथियार हो, AK-47 भी वहां पाए जाते हैं, ड्रग्स की तस्करी हो, मानव तस्करी हो, एक बड़ा केंद्र के रूप में उभरा है। और मैं ये समझता हूं कि उन क्षेत्रों में पुलिस जाती होगी, उन क्षेत्रों को तत्काल सुरक्षा बलों के हवाले होना चाहिए, क्योंकि उन क्षेत्रों में साधारण प्रशासन तो नहीं काम कर पा रहा होगा। 148 से अधिक विधानसभाएं ऐसी हैं जहां मुसलमान निर्णय की स्थिति में। अब ऐसे में ममता सरकार उनके लिए एक पैर से नहीं खड़ी होगी तो क्या होगा? एक बड़ा वोट बैंक है उनका। और जो दूसरा कारण है डेमोक्रेसी के अलावा, डेमोग्राफी के अलावा, वो कारण है डेमोक्रेसी। दो विपरीत विचारधाराएं वहां मुख्य रूप से मैदान में है। ममता बनर्जी की, हालांकि वो न राइट विंग अपने को बोलती है, लेफ्ट विंग बोलती है। वो लेफ्ट विंग की कभी सरकार हुआ करती थी, ज्योतिर्मय बसु साहब की बहुत लंबी सरकार चली थी। ममता बनर्जी कांग्रेस से अलग होकर के उन्होंने पार्टी बनाया था। और दूसरा भारतीय जनता पार्टी है, जो एक हिंदूवादी विचारधारा की पार्टी मानी जाती है। तो जितने हिंदूवादी विचारधारा के लोग भाजपा के साथ पोलराइज होते हैं, जितने हिंदूवादी विचारधारा के विरोधी हैं, या यूं कहे कि वो भारतीय जनता पार्टी सरकार के विरोधी हैं, वो सब ममता बनर्जी के साथ जाते हैं। इसलिए वहां कांग्रेस और वामपंथियों का जो राजनीतिक अस्तित्व है वो ना के बराबर हाशिए पर चला गया है। तीसरा बड़ा कारण है बंगाल के इस अव्यवस्था का कि देखिए,
अनुशासन होना चाहिए और अनुशासन दो प्रकार का होता है। एक होता है आत्म अनुशासन, देश के नागरिक, देश के लोग खुद अपना अनुशासन में रहें, और दूसरा, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो राष्ट्रीय अनुशासन होना चाहिए, कानून का काम करना चाहिए, सरकार को काम करना चाहिए, अदालतों को काम करना चाहिए, प्रशासनिक व्यवस्था को काम करना चाहिए। लेकिन बंगाल में ये दोनों ही अनुशासन, ना तो वहां के लोग अनुशासन में रहना चाहते हैं और ना ही राष्ट्रीय अनुशासन वहां पर लागू हो पा रहा है। और चौथा बड़ा कारण है डिसीजन का। इसमें सबसे बड़ी भूमिका या उंगलियां उठती हैं कि अगर राज्य सरकार अनियंत्रित हो रही, वहां की परिस्थितियां अनियंत्रित हो रही, तो केंद्र सरकार क्या कर रही है? केंद्र सरकार की किंकर्तव्य विमूढ़ता क्यों है? केंद्र में पिछले वर्षों में जो सरकारें रही हैं कांग्रेस की, अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करके 100 से ज्यादा बार ऐसा माना गया कि राज्य सरकारों को बर्खास्त किया है और राष्ट्रपति शासन लागू किया है। इंदिरा गांधी जी ने इस अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करते 50 बार राज्य सरकारों को बर्खास्त किया है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों किंग कर्तव्य विमूढ़ है? उन्होंने तो अपनी महत्वाकांक्षा और बदले के भाव से जैसे भी मनमानी की, लेकिन वर्तमान सरकार अति उदारवाद और गांधीवाद के कारण बंगाल, केरल जैसे जो राज्य हैं, वहां जो खुलेआम राज्य सरकारों के संरक्षण में सामूहिक रेप हो रहे हैं, जनसंहार हो रहा है, लोगों का पलायन हो रहा है, बहुत प्रकार के अनधिकृत काम हो रहे हैं, उस पर अंकुश क्यों नहीं लगा रही? कहीं ये पसवंदा प्रेम और भाईचारे का मामला तो नहीं है? चुनाव मंच पर मोदी जी जैसे नेता पूर्व सरकारों द्वारा जो अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल हुआ था, दुरुपयोग हुआ था, उसके बारे में बात करते हैं। एक प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 356 का 50 बार उपयोग किया, आधी सेंचुरी कर दी। वो नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी का। 50 बार। लेकिन गांधीवाद के आड़ में अपनी मंशा और मजबूरियों को भी वो खुल करके प्रदर्शन करते हैं। अर्थात लगता है कि सरकार ने तय कर लिया है कि चाहे जितनी हत्याएं हो, जितने भी रेप हो, जितने भी लोग भागे मारे जाएं, जिए या मरे, भले वहां एक नया पाकिस्तान बन जाए, सरकार कुछ नहीं करने वाली। सरकार कड़े निर्णय लेने से कतरा रही है और उनका मानना है कि आप शांति चाहते हैं तो लोग सत्ता में हमको ले आए, ममता सरकार को हटाएं। एकमात्र यही विकल्प लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। बीजेपी की चाहे केंद्र में सरकार हो, राज्य की सरकारें हो, एकमात्र विकास पर केंद्रित और दंगे फसाद रोकने तक सीमित है। समाज की गंभीर समस्याओं का अस्थायी समाधान दे पाने में सरकारें असमर्थ है। जनसंख्या नियंत्रण का मामला हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला हो, अल्पसंख्यक व्यवस्था में बदलाव का मामला हो, एनआरसी लाने का मामला हो, सीए को लागू कराने का मामला हो, तमाम तरह के जो जिहादी गतिविधियां चल रही उस पर लगाम लगाने का मामला हो, सरकार असमर्थ सिद्ध हुई है और इससे जगह जगह विरोध प्रदर्शन तथा क्रिया प्रतिक्रिया की घटनाएं बढ़ रही हैं। बॉर्डर से ज्यादा कहीं देश की अंदर की स्थिति खराब है। सामाजिक असुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है इस देश में। विपक्षी पार्टियां सत्ता पाने की बेचैनी में इन परिस्थितियों को बद से बदतर करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की बात चल रही है। चिकन नेक शरजील इमाम की बात सुना होगा, जो यूएपीए के अंतर्गत निरुद्ध है, जेल में बंद है, जिसने कहा था चिकन नेक हमारा है, हम जब चाहेंगे भारत से अलग कर देंगे। इस पर हम एक बहुत जल्दी एक नया वीडियो लाएंगे ग्रेटर बांग्लादेश में, ये सारी बातें उसमें रखेंगे। लेकिन बृहद बांग्लादेश और भारत को तोड़ने की साजिश में पश्चिम बंगाल, क्या यह भी एक हिस्सा बन चुका है? क्या पश्चिम बंगाल की घटनाएं उससे जोड़ करके देखा जा सकता है? यह भी एक चिंता का विषय है, समीक्षा का विषय है। हम आते हैं इसकी एनालिसिस करते हैं। क्या भारत में बांग्लादेश दोहराया जाएगा? और यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्योंकि बंगाल की जो स्थिति है वो कुछ इसी ओर इशारा कर रही है।
डेमोग्राफी तो इसी ओर इशारा कर रही है। बांग्लादेश की तरह ही यहाँ की जो केंद्र भी है वो कड़े निर्णय लेने में असमर्थ है। डेमोक्रेसी एक प्रकार से हैंग हो गई है, सरकार का डर खत्म हो गया है, खुलकर लोग उपद्रव कर रहे हैं, उत्पात कर रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। अदालतों के निर्णय भी लागू नहीं हो पा रहे, अदालतें भी परेशान है बंगाल में। मुस्लिम बाहुल जिलों में गैर मुस्लिम पलायन करने पर विवश हैं, सरकारों पर उनका भरोसा उठ गया है, उन्हें नहीं लगता कि कोई समस्याओं का समाधान करेगा। और जहां गैर मुस्लिम बहुसंख्यक है वहां वे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सामाजिक सुरक्षा की एक कवायद ज्यादा समय तक नहीं चलेगी। बंगाल में देश विरोधी ताकतें भी सक्रिय हैं और जैसे बांग्लादेश में सक्रिय थी, बंगाल में भी वो उनकी भूमिका कहीं न कहीं दिख रही है। कमोबेश ये सभी स्थितियां पश्चिम बंगाल में है जिसकी चर्चा हमने किया, और यही बांग्लादेश में थी, इसलिए इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि वहां आने वाले समय में बांग्लादेश की ही तरह एक बड़े उपद्रव आंदोलन की शुरुआत हो सकती है, जो राज्य और राष्ट्रीय राजनीति के एक बड़े स्तर पर इसको प्रभावित भी करेगी। पूरा देश इससे प्रभावित होगा, क्योंकि जब शरीर के किसी हिस्से में चोट लगती है तो दर्द तो पूरे शरीर को सहना पड़ता है, और ये दर्द ना सहना पड़े इसलिए मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि बंगाल पर, पश्चिम बंगाल के मुद्दों पर गंभीरता से विचार करें और जो कुछ भी हो सकता है देश और समाज के हित में वो निर्णय करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज इतना ही, कल फिर करेंगे किसी मुद्दों पर बात। जय हिंद, वंदे मातरम।